वाह, तो इस वीडियो की रिसर्च करने में मुझे बहुत मजा आया। इतना मजा कि मैंने अपनी दाढ़ी काट ली। हो जाएगा यार, काम तो चल जाएगा। पर भाई अगर तुमसे मेरी शक्ल हैंडल नहीं हो रही ना तो प्लीज आज थोड़ा सा सफर कर लेना यार, तुम्हें आदत पड़ जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। जिस दिन पेप गार्डियोला ने मैनचेस्टर सिटी के साथ चैंपियंस लीग जीता था और अपना ट्रेबल कंप्लीट करा था, उसी दिन से इंटरनेट के ऊपर ये डिबेट शुरू हो गई थी कि भला कौन सी टीम बेटर है, मैनचेस्टर सिटी की ट्रेबल वाली साइड या फिर बार्सिलोना की 2011 वाली साइड। पेप गार्डियोला की ये दोनों टीम्स फुटबॉल हिस्ट्री की बेस्ट टीम्स में से एक कंसीडर की जाती है, इसलिए आज की वीडियो के अंदर हम इन दोनों टीमों को हर उस एस्पेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे जो फुटबॉल के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। हम इन दोनों टीम्स को एज ऑल ओवर कंपेयर करेंगे, उनके स्टैटिस्टिक्स कंपेयर करेंगे, फिर उनके की प्लेयर्स का भी कंपैरिजन करेंगे। एट द सेम टाइम दोनों टीम्स के इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स देखेंगे एंड प्रोबेबली इस पूरी डिबेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे हम इन दोनों टीम्स की बिजनेस साइड के ऊपर भी बात करेंगे। एंड इस वीडियो के बाद तुम बहुत आसानी से जज कर पाओगे कि ये दोनों टीम्स कितनी कंपेरेबल है एंड कौन सी टीम बेटर है इफ एनी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कंपैरिजन के पहले पार्ट के अंदर हम लोग इन दोनों टीमों को एज ओवरऑल कंपेयर करने वाले हैं। मैनचेस्टर सिटी ने 22-23 सीजन के अंदर 5 कॉम्पिटिशंस के अंदर वाइडली पार्टिसिपेट करा था। प्रीमियर लीग जिसके वो विनर्स बने थे, एफए कप जिसको भी उन्होंने जीता था, ईएफएल कप जिसके क्वार्टर फाइनल के अंदर वो लोग बाहर हो गए थे, कम्युनिटी शील्ड जिसके अंदर वो लोग रनर अप थे एंड देन चैंपियंस लीग जिसको भी उन्होंने जीता था। ऑन दी अदर हैंड बार्सिलोना 2010-11 सीजन के अंदर 4 कॉम्पिटिशंस के अंदर वाइडली पार्टिसिपेट करी थी। ला लीगा जिसके वो लोग विनर्स बने थे, कोपा देल रे जिसके वो लोग रनर अप थे, सुपर कोपा दे स्पेनिया जिसके वो लोग विनर्स थे एंड चैंपियंस लीग जिसको उन्होंने जीता था। अब जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, बार्सा ने यहाँ पे 2010-11 सीजन के अंदर ना ट्रेबल नहीं जीता। सुपर कोपा दे स्पेनिया दो एक डोमेस्टिक कप है बट उसको ट्रेबल के लिए काउंट नहीं किया जाता। बार्सिलोना ने उस सीजन में 62 गेम्स खेली थी। ऑन द अदर हैंड मैनचेस्टर सिटी ने इस सीजन 61 गेम्स खेली हैं। बार्सिलोना ने अपनी 62 में से 45 गेम्स जीती थी, 11 ड्रॉ करी थी एंड 6 हारी थी। ऑन द अदर हैंड मैन सिटी अपनी 61 गेम्स में से 44 जीती, 10 ड्रॉ करी और 7 हारी। तो यही आ जाता है इन दोनों टीम का सबसे पहला और सबसे छोटा कंपैरिजन, जो कि होगा पॉइंट्स पर गेम। लेकिन ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस ये दिखाने के लिए कि टीम्स एक्चुअली में कितनी क्लोज थी, मैं तुम लोगों को एक कंपैरिजन बता रहा हूँ। बार्सिलोना के पॉइंट्स पर गेम थे 2.35, एट द सेम टाइम मैन सिटी के पॉइंट्स पर गेम थे 2.32। एंड ये कंपैरिजन मैंने तुम्हें सिर्फ ये आइडिया देने के लिए बताया कि यहाँ से ये कंपैरिजन बहुत क्रेजी होने वाला है, लेकिन फिर भी डिफरेंस तुम्हें इतना मिनिमलिस्टिक ही मिलेगा। अब अगर मैं गेम के एस्पेक्ट्स की बात करूं धीरे धीरे, तो बार्सिलोना ने उस सीजन के अंदर 152 गोल स्कोर करे थे एंड 39 गोल्स कंसीड करे थे। ऑन द अदर हैंड मैन सिटी ने इस साल 151 गोल स्कोर करे हैं एंड 46 गोल्स कंसीड करे हैं। तो इन दोनों स्टैट्स के बाद जो सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी वो ये होगी कि क्या बार्सिलोना की वो टीम मैन सिटी की इस टीम से ज्यादा डिफेंसिवली सॉलिड थी। बार्सिलोना ने उस सीजन 30 क्लीन शीट्स रखी थी। ऑन द अदर हैंड मैन सिटी ने इन ऑल कॉम्पिटिशंस इस साल 27 क्लीन शीट्स रखी हैं। हाँ, मैं ये नहीं भूल रहा कि मैन सिटी जिस लीग के अंदर खेलती है वो यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्ग लीग्स में से एक कंसीडर की जाती है, बट ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना ने उस सीजन इन इटसेल्फ रियल मैड्रिड जैसी सुपर पावर को 4 बारी फेस करा था। मैनचेस्टर सिटी के फर्स्ट चॉइस गोलकीपर एडरसन का इस साल का सेव परसेंटेज है 69.5%। ऑन द अदर हैंड अगर हम विक्टर वाल्डेस की बात करें, जो कि बार्सिलोना का तब का प्राइमरी गोलकीपर था, तब उसका सेव परसेंटेज था 83.3%। तो आई फील लाइक इनिशियल स्टेजेस में कहना सेफ होगा कि बार्सिलोना एज अ कलेक्टिव टीम मैन सिटी से स्लाइटली डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग होगी। बट अब अगर मैं बात करूं इन दोनों टीम्स के अटैकिंग सिनेरियो की, जिसके लिए मुझे वैसे तो बार्सिलोना के एडवांस स्टैट्स नहीं मिले, लेकिन जो कुछ भी मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया वो मैं तुम्हें ला के देता हूं। मैनचेस्टर सिटी ने इस सीजन टोटल 921 शॉट्स लिए हैं, जो कि 15.1 शॉट्स होते हैं ऑन एन एवरेज पर गेम। बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड ने उस सीजन 950 शॉट्स लिए थे, जो कि 15.3 शॉट्स होते। तो वंस अगेन डिफरेंस काफी मार्जिनल है, लेकिन बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड एक काफी हाईली चांस क्रिएटिंग टीम थी उस टाइम के ऊपर। अभी तक तो वैसे बार्सिलोना के पास एक स्लाइटली अपर हैंड लग रहा है जब हम दोनों टीम्स की कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। बट अब आ जाते हैं अब इन दोनों टीम्स के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि होगा की प्लेयर्स। अब की प्लेयर्स का डिस्कशन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बात करते हैं ना की प्लेयर्स की, तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि बार्सिलोना के लिए उनका लेट आउट सोर्स मेनली एक प्लेयर था, दैट वाज लियोनेल मेसी। ऑन द अदर हैंड मैन सिटी के लिए यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट प्लेयर्स ने स्टेप अप करा व्हेन इट केम टू बीइंग एन आउटलेट फॉर उनके ऑल ओवर गेम। मैन सिटी के लिए उनका टॉप स्कोरर इस सीजन रहा है अर्लिंग हालैंड, जिसने इस सीजन ऑल ओवर 52 गोल स्कोर करे हैं। बार्सिलोना के लिए उस सीजन हाईएस्ट स्कोरर था मेसी, जिसने स्कोर करे थे 53 गोल्स। लेकिन अब अगर मैं आऊं एक दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, जो कि होगा असिस्ट, तो केविन डे ब्रुयन इस सीजन मैन सिटी के लिए हाईएस्ट असिस्ट देने वाला प्लेयर है, जिसने इस सीजन 29 असिस्ट दिए। ऑन द अदर हैंड मेसी ने 2010-11 सीजन के अंदर 27 असिस्ट दिए थे और वो बार्सिलोना का हाईएस्ट असिस्टर था। लेकिन अब अगर मैं इस गेम के थर्ड एस्पेक्ट के ऊपर जाऊं, जो कि प्रोबेबली मैन सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है, तो वो है जैक ग्रिलिश, जिसने इस सीजन मैन सिटी के लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोग्रेशन करी है विद द बॉल। जैक ग्रिलिश ने इस सीजन 1.5 ड्रिबल्स पर सीजन का एवरेज दिया है एंड वो मैन सिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर था ये हम सबको पता है। लेकिन अब जो मैं
बताने वाला हूं वो प्रोबेबली तुम में से बहुत लोगों को विश्वास ना हो सुनकर। 2010-11 सीजन मेसी के पूरे करियर का ड्रिबलिंग हाईएस्ट था। उस पूरे सीजन के अंदर लियोनेल मेसी 5.9 ड्रिबल्स पर गेम का एवरेज कर रहा था, जो कि इवन आज तक ला लीगा की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। तो जैसा कि मैंने बोला कि फर्स्ट हैंड के अंदर अगर हम देखें कि इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, तो तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि बार्सिलोना की तरफ से मेन आउटपुट तो एक ही प्लेयर दे रहा था, दैट वाज लियोनेल मेसी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें मैन सिटी की, तो यहाँ पर तुम्हें हर चीज के लिए एक डिफरेंट प्लेयर मिल रहा है। लेकिन फिर मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि अगर मैं किसी से पूछूं कि मैन सिटी के लिए इस साल उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडफील्डर कौन है, तो उनका आंसर केविन डे ब्रुयने नहीं होगा, उनका आंसर होगा रॉड्री। मैन सिटी के लिए उनका गेम कंपोजर, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, बॉल इंटरसेप्शन, मिडफील्ड के अंदर गेम को कंट्रोल करना, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स एक ही प्लेयर संभालता है, दैट इज रॉड्री। रॉड्री को इस साल मैनचेस्टर सिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर टर्म किया जा सकता है, वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई किसी से पूछे कि 2010-11 सीजन में बार्सिलोना किस चीज के लिए फेमस थी, तो उनमें से कोई भी ये चीज नहीं बोलेगा कि मेसी उस साल सबसे ज्यादा ड्रिबल कर रहा था, मेसी ने गोल्स मारे थे। ऑन द अदर हैंड सब लोग बोलेंगे कि दैट वाज द पीक ईयर ऑफ शावी, इनिएस्टा एंड बुस्केट्स। बार्सिलोना ने उस सीजन पूरे यूरोप के अंदर हर गेम के अंदर ऑन एन एवरेज 65% पोजीशन डोमिनेट करा था, इवन अगेंस्ट हेवी जायंट्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग फाइनल के अंदर, या फिर रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के अंदर, एंड इवन इन द लीग। अगर मैं बार्सिलोना की कुछ बड़ी गेम्स का एग्जांपल लूं ना, स्पेशली उनके सीजन की सबसे बड़ी विन जो कि होगी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट द फेमस 5-0 विक्ट्री, तो उस एक मैच के अंदर दो लियोनेल मेसी की काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आई थी, बट उसके स्टैट्स अगर तुम देखोगे तो तुम्हें काफी अच्छे से पता लग जाएगा कि बार्सिलोना के लिए जो ये मिडफील्ड ट्रायो था ना, वो कितना इंपॉर्टेंट था। बार्सिलोना के लिए उस मैच के अंदर जो तीन प्लेयर सबसे ज्यादा पोजीशन एंजॉय कर रहे थे, सबसे ज्यादा पासेस कर रहे थे एंड सबसे ज्यादा बॉल टचेस ले रहे थे, दैट वाज शावी followed by Busquets, Iniesta and then Dani Alves, और 5th नंबर पर आता था लियोनेल मेसी। एंड तुम्हें ऐसे सिमिलर स्टैट्स उनके फाइनल के अंदर देखने को मिल जाएंगे अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, सेमीफाइनल के अंदर अगेंस्ट रियल मैड्रिड एंड इवन इन द क्वार्टर फाइनल या राउंड ऑफ 16 अगेंस्ट आर्सेनल। तुम्हें सेम स्टैट्स देखने को मिलेंगे। इवन बार्सिलोना के लिए इतने हाई चांसेस क्रिएट कर पाना फॉर देयर अदर विंगर्स जो कि एक्चुअली में इंटीरियर्स में आके खेला करते थे, जो कि थे पेड्रो और डेविड विया, उनके लिए भी ये सब कुछ पॉसिबल कर पाना इसलिए था क्योंकि उनके पीछे होने वाले मिडफील्डर्स शावी और इनिएस्टा इतने बढ़िया बॉल प्रोग्रेसर्स थे। तो तुम ये भी कह सकते हो कि जैसे मैनचेस्टर सिटी के पास काफी डिफरेंट आउटलेट्स थे बहुत सारी डिफरेंट चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए, बट उनके पास स्ट्रिंग्स पुल करने के लिए एक प्लेयर था, दैट वाज रॉड्री। ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना के पास प्रोबेबली आउटलेट करने के लिए मेनली एक प्लेयर था अलॉन्ग विद डेविड विया एंड पेड्रो, जिसकी बात हम आगे भी करेंगे, बट देन उनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो प्लेयर्स थे ना, दैट वर मच मोर देन वन रॉड्री। दे हैड इनिएस्टा, दे हैड शावी, दे हैड बुस्केट्स, दे हैड इवन डैनी एल्वेज, जो कि उनके क्रिएटिव सेंटर की तरह था। पर फिर एक जो दूसरा एस्पेक्ट में लेना चाहूंगा इन दोनों स्पोर्ट्स को कंपेयर करने के लिए, दैट वुड बी बेंच स्ट्रेंथ। एक ऐसी चीज जिसके अंदर तो मैन सिटी बॉल पार्क कर देते इवन अगेंस्ट बार्सिलोना की प्राइम साइड। अगर हम मैन सिटी का सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर देखें आफ्टर अर्लिंग हालैंड, तो वो है यूलियन अल्वारेस, जो कि मेनली बेंच से आके गेम को कंट्रीब्यूट करा है थ्रू आउट द सीजन। ऑन द अदर हैंड अगर मैं केविन डे ब्रुयने के बाद हाईएस्ट असिस्ट मेकर देखूं तो दैट इज मारेस, जो कि अगेन बेंच से आकर यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा को राइट विंग के ऊपर रिप्लेस करता था। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बार्सिलोना की बात करूं तो उनका जो मेन अटैकिंग ट्रायो था, दैट वाज पेड्रो, डेविड विया एंड मेसी, यही तीन आपस में टॉप असिस्ट, टॉप गोल स्कोरर्स की लिस्ट में तुम्हें मिलेंगे। तो अगर बात होती है बेंच स्ट्रेंथ की एंड हैविंग एक ऑल ओवर बैलेंस टीम विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, तो मैन सिटी यहां पर विल हैव एक अपर हैंड ऑन बार्सिलोना। लेकिन फिर अगर हम बात करें ना स्टार्टिंग 11 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की, तो यहां पे बार्सिलोना के पास एक अपर हैंड है। अगर हम बात करें उनके मिडफील्डर्स की, चाहे वो प्राइम, शावी, इनिएस्टा और बुस्केट्स हो, या उनके मेन अटैकिंग आउटलेट की जो कि लियोनेल मेसी था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों ही टीम्स का मैनेजर था पेप ग्वार्डियोला, और उसने इन दोनों टीम्स को इतने प्यार से बनाया है कि जब मैं टैक्टिक्स की बात करूंगा ना, तो तुम लोग अमेज हो जाओगे कि ये दोनों टीमें इतनी सिमिलर होकर भी इतनी डिफरेंट है। तो अगर तुम 2010-11 सीजन वाली बार्सिलोना देखोगे ना, उनके टैक्टिक्स देखोगे, उनका गेम प्ले देखोगे एंड देन उनके स्टैट्स देखोगे तुम कि ठीक है ये प्लेयर्स हाईएस्ट गोल स्कोरर्स है, ये हाईएस्ट असिस्टर है, तो तुम उनको देखकर सिंपली एंड देन मैन सिटी के सेटअप को देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन से प्लेयर्स हाईएस्ट गोल स्कोरर होंगे, कौन से प्लेयर्स हाईएस्ट असिस्ट मेकर होंगे, एंड सिंपली बाय लुकिंग एट देम। बट उसके लिए ऑब्वियसली हमें बात करनी पड़ेगी इन दोनों टीम्स के फ्रेमवर्क की। तो अब हम बढ़ते हैं इन दोनों टीम्स के मेन टैक्टिक्स के ऊपर। 2010-11 की बार्सिलोना एक डोमिनेटली 4-3-3 फॉर्मेशन के अंदर खेला करती थी, पर एक जो चेंज बहुत बड़ा करा था इस सिस्टम के अंदर पेप ग्वार्डियोला ने इस साल, वो था लियोनेल मेसी को खिलाकर एज अ फॉल्स नाइन। आइडिया ये था कि लियोनेल मेसी फॉल करके ना ही सिर्फ मिडफील्ड के अंदर नंबर्स बढ़ाए, जिसकी वजह से उसको शावी और इनिएस्टा के साथ लिंक करने में काफी हेल्प मिल रही थी, एट द सेम टाइम वो ओपोनेंट के डिफेंस और मिडलैंड के बीच में होने वाले स्पेसेस को एक्सप्लॉइट कर पाता था। इस सिंपल टैक्टिक का यूज करके बार्सिलोना ने ओपोनेंट्स के डिफेंस लाइन को डिसरप्ट करना सीख लिया था, जिसकी वजह से डेविड विया और पेड्रो
दोनों एक्चुअली में फील्ड के इंटीरियर्स में ज्यादा खेला करते थे एज इंटीरियर विंगर्स। डेविड विया और पेड्रो के इंटीरियर में आने से वाइड एरियाज में बनने वाले स्पेसेस को एलोवेस और अबिडाल जो कि उनके फुल बैक्स थे वो एक्सप्लॉइट किया करते थे। तो यहाँ का बेसिक आइडिया सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले तो अपने मिडफील्ड के अंदर नंबर्स बढ़ाओ, उनके डिफेंडर्स को पुल करो एंड जो इंटीरियर्स के अंदर तुम्हारे विंगर्स आ रखे हैं उनके साथ लिंक करो। इस सेम आइडिया को एक काफी डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट करा पेप ग्वार्डियोला ने जब वो मैनेज कर रहा था मैन सिटी को। अगर मैं मैन सिटी की फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करूं तो दैट वुड बी अ 3-2-4-1। मिडफील्ड के अंदर नंबर्स बढ़ाने के लिए यहाँ पर किसी स्ट्राइकर से ड्रॉप नहीं करवाया गया बल्कि एक डिफेंडर को आगे कर दिया गया एज एक एडवांस डिफेंडर इन द इनिशियल डेज, जो कि आगे जाकर एक डबल पिवट सिस्टम में खेल रहा था। जॉन स्टोन्स और रॉड्री ये एक्चुअली में आगे जाकर एक डबल पिवट बन चुका था सिस्टम, जो कि इनिशियली एक बैक फोर से बिगिन होता था। एंड अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो आइडिया काफी सिंपल है क्योंकि जॉन स्टोन्स वंस अगेन मिडफील्ड में ज्वाइन करता था, अर्लिंग हालैंड इनिशियली कभी कभार ड्रॉप किया करता था, पुलिंग एक डिफेंडर्स, वंस अगेन गिविंग इंटीरियर्स के अंदर स्पेसेस जो कि इस बार विंगर्स नहीं बल्कि बाकी के दोनों मिडफील्डर्स एक्सप्लॉइट किया करते थे। गुंडोगान और केविन डे ब्रुयन ये वो दो मिडफील्डर्स थे जो कि एक्चुअली में इन इंटीरियर्स के अंदर ऑपरेट किया करते थे। एंड जैसा मैंने तुम्हें बोला था कि बार्सिलोना के अगर तुम सिस्टम देखोगे ना तुम ये नोटिस करोगे कि इंटीरियर्स में खेलने वाले जो विंगर्स है ना, मेसी के बाद सबसे ज्यादा आउटपुट उन्हीं की तरफ से आ रहा है। वंस अगेन अगर तुम देखोगे कि इंटीरियर में खेलने वाले प्लेयर्स मैन सिटी के सिस्टम के अंदर जो कि इस सिस्टम के अंदर उनके मिडफील्डर्स है गुंडोगान और केविन डे ब्रुयन, वो उनके सबसे लीथल आउटलेट प्लेयर्स थे। 2010-11 वाली बार्सिलोना के अंदर उनके वाइड प्लेयर्स में से एक डैनी एल्वेस उनका मेन आउटलेट था क्रिएटिविटी पर्पसेस के लिए, जिसकी वजह से उसने इतने सारे असिस्ट दिए थे। सिमिलरली हम यहाँ पर देखेंगे कि बर्नार्डो सिल्वा एंड जैक ग्रिलिश क्योंकि दोनों ही टेक ऑन लेने वाले प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी सिमिलर तरीके के नंबर्स बाहर निकाल के दिया हमें जब हम बात करें असिस्ट की या फिर चांस क्रिएशन की। अब यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे बड़ा डिफरेंस मेकर हो जाता है मेसी और हालैंड का। मेसी ऑन द अदर हैंड जब फॉल्स लाइन के अंदर ड्रॉप करके मिडफील्डर्स के साथ लिंक करता था या विंगर्स के साथ लिंक करता था तो वो यूजुअली कटबैक सिनेरियो के अंदर होता था, लेकिन अर्लिंग हालैंड ऑन द अदर हैंड एक ऐसा प्लेयर है जो कि अपने साथ डिफेंडर्स को पुल करके देन आगे एक रन भी लगा सकता है एंड डिफेंडर्स उसको चाहकर भी मार्क नहीं कर पाएंगे, गिविंग हिम द अल्टीमेट एडवांटेज। तो जैसा मैंने तुम्हें बोला था कि ये दोनों ही सिस्टम काफी सिमिलर और काफी डिफरेंट थे इन ऑल सिनेरियोस। पेप ग्वार्डियोला ने मिडफील्डर्स का और विंगर्स का दो डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर इतनी ब्यूटीफुली यूज करा ना कि तुम आइडेंटिकली देख के बता सकते हो भाई कि जो प्लेयर यहाँ पे ये रोल निभा रहा है वो सेम प्लेयर यहाँ पर एक मिडफील्डर निभा रहा है। मैन सिटी के सिस्टम में उनके जो वाइड प्लेयर्स है जैक ग्रिलिश, बर्नार्डो सिल्वा, वो बार्सिलोना के वाइड प्लेयर्स एबिडाल और डैनी एल्वेस के कंपैरिजन में टेक ऑन्स लेने में ज्यादा प्रोफिशिएंट है। ऑन द अदर हैंड इंटीरियर्स में ऑपरेट कर रहे गुंडोगान और केविन डे ब्रुयन के कंपैरिजन में बार्सिलोना में इंटीरियर में ऑपरेट कर रहे डेविड विया और पेड्रो अटैकिंगली ज्यादा प्रोफिशिएंट थे। अगर मैं सिर्फ टैक्टिक्स की बात करूंगा तो इन दोनों टीमों के ऊपर आधे घंटे लंबी अलग से वीडियोस बन सकती है, लेकिन मुझे तुम्हें इन दोनों टीमों के सिमिलैरिटीज एंड उनके सिस्टम के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताने थे। बट इसके बाद हम बढ़ते हैं इन दोनों टीम्स के कंपैरिजन के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, दैट वुड बी द बिजनेस साइड ऑफ इन दोनों टीम्स। बार्सिलोना के लिए उस सीजन स्टार्ट कर रही सबसे फेवरेबल 11 के अंदर से सिर्फ 4 प्लेयर्स एक्चुअली में ला मासिया के प्लेयर्स नहीं थे, डेविड विया, डैनी एल्वेस, मैशेरानो और एबिडाल। बार्सिलोना ने सिर्फ इन 4 प्लेयर्स को किसी और टीम से खरीदा था, स्पेंडिंग अ टोटल ऑफ 100 मिलियन पाउंड्स, दैट्स इट। उनकी फाइनल में स्टार्ट करने वाली टीम की भी वैल्यू अगर स्पेंडिंग के मामले में देखे तो सिर्फ 100 मिलियन पड़ी थी उन लोगों को, बाकी सारे प्लेयर्स उनके होम ग्रोन थे। ऑन द अदर हैंड मैन सिटी के लिए उनके चैंपियंस लीग फाइनल के अंदर स्टार्ट करने वाली टीम के अंदर एक भी होम ग्रोन प्लेयर नहीं था और इस पूरी टीम के ऊपर मैनचेस्टर सिटी ने खरीदने के अंदर 530 मिलियन पाउंड्स खर्च करे थे। अब ये किसी भी हालत में एक गलत बात नहीं है क्योंकि अगर मैं बात करूं रियल मैड्रिड की जिन्होंने 17-18 के अंदर जो फाइनल के अंदर टीम खिलाई थी उसके अंदर भी सिर्फ एक डैनी कार्वाहाल एक्चुअली में उनका होम ग्रोन प्लेयर था, बाकी सारे प्लेयर्स परचेज्ड प्लेयर्स थे। रियल मैड्रिड ने उस टीम को बनाने के लिए 280 मिलियन पाउंड्स खर्च करे थे, लेकिन अगर मैं उस मैच के सुपर सब यानी गैरेथ बेल को भी इंक्लूड करूं तो ये टोटल 380 मिलियन यूरोज हो जाता है। अब मैं किसी भी हालत में ये नहीं कहना चाहता कि मैनचेस्टर सिटी का अपनी टीम बनाने के लिए इतना पैसा खर्चना गलत है, एंड मैंने रियल मैड्रिड का एग्जांपल भी इससे लिखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फुटबॉल इस हिसाब से इवॉल्व कर रहा है कि तुम्हें फुटबॉल के अंदर सक्सेस पाने के लिए इस लेवल का पैसा खर्चना ही पड़ेगा। भाई देखो वैसे तो ये फैक्ट है कि दो डिफरेंट एराज के अंदर बॉर्न हुए प्लेयर्स या दो डिफरेंट एराज की टीम का कंपैरिजन कुछ लेवल तक इलॉजिकल होता है क्योंकि उनके डिफरेंट एनवायरमेंट्स होते हैं एंड डिफरेंट कंडीशंस के अंदर उन दोनों टीमों ने अपनी सक्सेस पाई होती है। बट द फैक्ट इज कि ये दोनों टीम सबसे पहले तो सेम मैनेजर के अंडर है, एक काफी सिमिलर सिस्टम, स्टिल वेरी डिफरेंट सिस्टम के अंदर है, एंड एट द एंड इतनी सिमिलर है, इतनी खूबसूरत फुटबॉल खेली है कि इनके लिए कंपैरिजन वीडियो बनाना तो बनता ही था। देखो भाई इन दोनों ही टीम्स की वैसे तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, वीकनेसेस कम है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ भी काफी डिफरेंट है। एक टीम की मिडफील्ड इज प्रोबब्ली सो लेजेंडरी कि हमें आने वाले काफी सालों तक वैसी मिडफील्ड नहीं दिखने वाली। ऑन द अदर हैंड एक पूरी टीम इस तरीके से वर्क करती है कि यू हैव नो आइडिया कि कौन सा प्लेयर कब कहां से गोल मारने वाला। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली इन दोनों टीमों का मैच कभी होता भी ना तो मेरे ओपिनियन में अगर ये मैच 90 मिनट्स के अंदर सेटल कर पाती ना बार्सिलोना
तो दे वुड विन इट वेरी इजीली, लाइक प्रॉब्ली 3-1 स्कोर लाइन के साथ। लेकिन अगर किसी तरह मैन सिटी इस मैच को 90 मिनट्स के बाद लेकर जा पाती, तो क्योंकि उनके पास इतनी बढ़िया बेंच स्ट्रेंथ है एंड उनके पास इतने डिफरेंट आउटलेट्स हैं। हालैंड एक डिफरेंट चीज़ करता है, यूलियन अल्वारेज एक डिफरेंट चीज़ करता है, बर्नार्डो सिल्वा डिफरेंट चीज़ करता है, मारेस डिफरेंट चीज़ करता है। तो उनके पास इतने सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं ना कि वो लोग कुछ ना कुछ फिगर आउट करके एक्चुअली में एक विन निकाल सकते थे। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि यहाँ पर मैन सिटी के पास जो पेप ग्वार्डियोला उनका मैनेजर है, दैट इज 13 ईयर्स अहेड ऑफ दैट बार्सिलोना। बट भाई आई होप तुम लोगों को ये वीडियो देख के बहुत मजा आया हो। मुझे काफी टाइम लगा था ये सारी रिसर्च करने में, मुझे खुद भी बहुत मजा आया। एंड ऑब्वियसली भाई लोगों को ऐसी वीडियोस चाहिए थी, है ना भाई, चाहिए थी। आई होप तुम्हें चाहिए होगी भाई। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम लोगों को मजा आया, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस देखनी है। एंड इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चल दे फट्टे।